مرزا नेक बख्त के होश उड़ गए थे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ राजी रहने वाली अनीला अचानक उसे छोड़कर चली जाएगी। एक दाश्ता चली जाए तो दूसरी उससे ज्यादा हसीन लड़की मिल जाती है। किसी दाश्ता के जाने से होश नहीं उड़ते, लेकिन वो जाते जाते खुफिया मुआहिदा उड़ा कर ले गई थी, गोया उसके पैरों तले से जमीन निकाल कर ले गई थी। उस रात उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। दूसरी सुबह आंख खुली तो उसने अपने पहलू में बिस्तर को खाली पाया। उसने आवाज दी, अनीला कहाँ हो? उसे जवाब न मिला। थोड़ी देर बाद इंटरकॉम से बजर की आवाज उभरी। उसने लेटे ही लेटे हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम के एक बटन को दबा दिया। दूसरी तरफ से उसके एक मुशीर की आवाज सुनाई दी, हेलो सर, क्या आप जाग रहे हैं? वो बोला, हाँ अभी आंख खुली है। मुशीर बोला, सर कल रात मैंने मशवरा दिया था कि औरत पर एतमाद न करें, और ये मैंने दुरुस्त कहा था। कल रात अनीला बानो यहाँ से फरार हो गई है। वो हड़बड़ा कर बिस्तर से उठ बैठा, फिर इंटरकॉम पर झुक कर बोला, तुम कैसे जानते हो? वो कैसे जा सकती है? मेरा मतलब है सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ किसी जरूरी काम से गई होगी। मुशीर बोला, वो पिछली रात 9:40 पर एक गार्ड के साथ किसी डॉक्टर को दिखाने के बहाने गई थी। गार्ड और ड्राइवर का बयान है कि उसने उन्हें दवाएं लाने के लिए एक केमिस्ट की दुकान की तरफ भेजा और खुद कार से निकलकर भागने लगी। आपके गार्ड्स ने उसका ताकुब किया। वो उन्हें गलियों में दौड़ाती रही। उसे रोकने के लिए एक ने उसे गोली मार कर जख्मी किया, लेकिन किसी मोटरसाइकिल वाले ने आकर उस गार्ड को गोली मार दी। फिर दूसरा गार्ड वहां पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। गोली खाने वाले गार्ड ने दम तोड़ने से पहले अपने साथी को बताया कि अनीला को एक मोटरसाइकिल वाला ले गया है। मिर्जा नेक बख्त खला में तकते हुए अनीला बानो के फरार होने की एक तवील दास्तान सुनता रहा। फिर नागवारी से बोला, जलील कमीनी, उसे महल रास नहीं आया। करोड़ों की ब्लैक मर्सिडीज में उसे कांटे चुभते थे। किसी मोटरसाइकिल वाले यार के साथ भाग गई है। उसकी औकात यही थी। मुशीर बोला, सर सिक्योरिटी अफसर ने कल रात इंटरकॉम के जरिए आपको जगाना चाहा। कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद आपके बेडरूम में गया। आप मदहोश थे, बार बार आवाजें देने के बावजूद नहीं जाग रहे थे। प्लीज आप अपने कमरे का जरूरी सामान और सेफ वगैरह चेक करें। उसके अचानक फरार होने की कोई खास वजह हो सकती है। नेक बख्त बोला, मैं चेक करता हूँ और अभी आता हूँ। उसने राब्ता खत्म करके कमरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा। ज्यादा से ज्यादा कैश और अहम दस्तावेजात सेफ में रहा करती थी। उसने बिस्तर से उठकर सेफ के पास आकर उसे मखसूस नंबरों की तरतीब से खोला। अंदर तमाम सामान जूं का तूं रखा हुआ था। नोटों की इतनी सारी गड्डियां थीं कि उनमें से कुछ कम हुई होंगी तो गिनती के बगैर कमी का पता नहीं चलता, और वो कभी नोट नहीं गिनता था। वो पिछली रात जिस अहम मुआहिदे की फाइल ला वो ऊपर ही रखी हुई थी। उसने उसे उठाया। उसे पकड़ते ही वो खाली खाली सी महसूस हुई। उसने फौरन ही उसे खोल कर देखा तो होश उड़ गए। फाइल का बदन रह गया था, रूह परवाज कर गई थी। वो थोड़ी देर तक गुमसुम सेफ को और खाली फाइल को तकता रहा। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। अनीला इख्तिदार की वो कुर्सी उठा कर ले गई जिस पर वो आइंदा बैठने वाला था। जहां तक मुआहिदे का ताल्लुक था वो खुफिया हाथ से दोबारा हो सकता था, लेकिन वो खुफिया हाथ पहले मुआहिदे को चुराए जाने पर उसे नाअहल करार देता। ऐसे खुफिया मुआहिदे की चोरी का मतलब ये था कि वो किसी वक्त भी मीडिया के जरिए मंजरेआम पर आ सकता है। ये भेद खुल सकता है कि इस मुल्क में खुफिया हाथ के इशारों से हुकूमतें बनती बिगड़ती और फिर बनती हैं। फिर खुफिया हाथ ये गवारा नहीं करेगा कि इस मुल्क की सियासी तब्दीलियों के सिलसिले में वो सबूत के साथ बेनकाब हो जाए। यूं तो राजदारी तमाम अहम शोबों में जरूर होती है। अहम राज खुलने का अंदेशा हो तो उस सियासतदान को पुरस्कार तरीके से कत्ल करवा दिया जाता है या हादसाती मौत के बहाने उसे दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन मिर्जा नेक बख्त को पसीना आ रहा था। उसने वहां से उठकर सेफ को लॉक करके तौलिए से पसीना पूंछा। फिर इंटरकॉम पर कहा, अहमद अली साहब को मेरे कमरे में भेज दो। मिर्जा नेक बख्त अपने 4 मुशीरों में से एक मुशीर अहमद अली पर ज्यादा एतमाद करता था और अपने जाती मामलात में उसे राजदार बनाए रखता। अहमद अली कमरे में आया तो नेक बख्त ने उसे बैठने के लिए कहा। फिर बड़ी घबराहट और परेशानी से उस खुफिया मुआहिदे की चोरी के बारे में बता दिया। अपने अंदेशे जाहिर किए कि उस मुआहिदे के मंजरेआम पर आने से पहले खुफिया हाथ उसे कत्ल करवा देगा या वो खुद मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगा। अहमद अली ने कहा, इस चोरी के मामले को खुफिया हाथ से नहीं छुपाना चाहिए। नेक बख्त ने घबरा कर पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? खुफिया एजेंसी वाले मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। अहमद अली बोला, आप इसका दूसरा पहलू देखें। आपके सच बोलने और बात न छुपाने से खुफिया हाथ फौरन ही तमाम मीडिया को अलर्ट कर देगा। फिर किसी भी जरिए से वो मुआहिदा मंजरेआम पर नहीं आएगा। अनीला बानो जिस मीडिया के जरिए इस मुआहिदे की तशहीर चाहेगी वहां पहुंचते ही खुफिया एजेंसियों की नजरों में आ जाएगी। वो इस मशवरे पर गौर करने लगा। फिर बोला, मैं मानता हूँ खुफिया हाथ को फौरन इत्तला देने से वो मुआहिदे के साथ पकड़ी जाएगी, मुआहिदा वापस मिल जाएगा। क्या हम अपने जराए से मीडियास पर नजर नहीं रख सकते? उनमें से कितने ही
हमारे ज़रख़रीद हैं, बाकियों को भी खरीदा जा सकता है। अहमद अली ने कहा, हम अपने मुल्क में बाइख्तियार नहीं हैं। खुफिया हाथ हमसे ज्यादा बाइख्तियार और वसी ज़राए का मालिक हैं। फिर आपने इस पहलू पर गौर नहीं किया कि वो जख्मी होकर किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ गई है। आप भूल गए हैं मिस्टर वो कहलाने वाला पुरस्कार शख्स हमेशा मोटरसाइकिल पर रहता है। नेकबख्त बोला, ओह गॉड, मैं अपनी परेशानियों में उस पुरस्कार शख्स को वाकई भूल गया था। लेकिन अनीला इतनी गहरी तो नहीं लगती कि मिस्टर वो जैसे खतरनाक शख्स से ताल्लुकात रखती। अहमद अली बोला, आप अभी लाशऊरी तौर पर अनीला को भोली भाली समझ रहे हैं। फिलहाल हम अनीला के किरदार और उसकी खुफिया मसरूफियात पर बहस नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि मिस्टर वो से निमट सकेंगे। सीधी सी बात है, लोहे को लोहा काटता है। खुफिया हाथ भी मिस्टर वो से अपने तौर पर निमट नहीं सकेगा। आप मेरे मशवरे पर फौरन अमल करें, खुफिया हाथ को तमाम हकीकत बता दें। नेकबख्त बोला, तुम माकूल मशवरे दे रहे हो, फिर भी एक बार गौर कर लो। खुफिया हाथ मुझे नाअहल कहेगा, वो मेरे लिए मुसीबत भी बन सकता है और मौत भी। मुशीर बोला, सर, काशिफ अकबर ने केटी बंदर के मुआहिदे की चोरी से खुफिया हाथ को बेखबर रखा था। हेरल्ड जॉन की खुफिया एजेंसी और अपने जराए से मिस्टर वो को ट्रैप करने और उससे मुआहिदा वापस लेने की कोशिशों में वक्त जाया किया था। अगर वो ये बात खुफिया हाथ के इल्म में ले आता तो मिस्टर वो को किसी भी मीडिया का ताउन हासिल न होता और केटी बंदर का मुआहिदा कभी मंजर-ए-आम पर न आता। खुफिया हाथ अब काशिफ अकबर को सजा दे रहा है, इख्तिदार की कुर्सी उससे छीन कर आपको देने वाला है। आप हर हाल में खुफिया हाथ का एतमाद हासिल करें, काशिफ अकबर की गलती ना दोहराएं। नेकबख्त बोला, ठीक है, मैं अभी खुफिया हाथ से मुलाकात का वक्त लेता हूँ। तुम ये बताओ, क्या मुझे अपने तीनों मुशीरों के मुआहिदे की चोरी के बारे में बताना चाहिए? अहमद अली बोला, ये बात किसी वक्त भी जाहिर हो सकती है, इसलिए आप तीनों को एतमाद में लें। फिर हम सब मुख्तलिफ जराए से अनीला बानो को तलाश कर रहे हैं। नेकबख्त बोला, मैं खुफिया मुआहिदा करने के लिए इस्लामाबाद से यहाँ आया था ताकि मुखालिफिन यही समझते रहें कि मैं निश्तर पार्क में एक बहुत बड़ा जलसा करने आया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में अनीला बानो को तलाश करना पड़ेगा। अहमद अली बोला, आप फिक्र न करें, वो जख्मी है, किसी अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक में जेरे इलाज होगी। हमारे आदमी मशहूर मारूफ डॉक्टरों से लेकर गुमनाम डॉक्टरों को नजरों में रखेंगे। लेडी डॉक्टरों से पूछगिछ करते रहेंगे। कराची के मज़ाफाती इलाकों में भी उसे तलाश करते रहेंगे। उम्मीद है वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में आ जाएगी। मुशीर अहमद अली रुखसत होकर ड्राइंग रूम में आया और उन तीनों मुशीरों को खुफिया मुआहिदे की चोरी के बारे में तफसीलात बताने लगा। नेकबख्त के प्राइवेट जासूस पिछली रात ही से अनीला बानो को तलाश कर रहे थे। उन मुशीरों ने भी सिक्योरिटी अफसर को बुलाकर हुक्म दिया कि अनीला बानो को तलाश करने के लिए वो मजीद गार्ड्स की खिदमात हासिल करे। उन सबको अनीला बानो की तस्वीर दिखाकर ये ताकीद करे कि उसके अलावा एक भारी भरकम मोटरसाइकिल वाले जवान को तलाश किया जाए। अनीला बानो उस जवान की पनाह में हो सकती है। उनकी मसरूफियात के दौरान में फोन की घंटी बजने लगी। एक मुशीर ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन? आवाज आई, मैं गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अब्दुस समद बोल रहा हूँ। जनाब मिर्जा नेकबख्त से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मुशीर बोला, जनाब मिर्जा नेकबख्त मौजूद नहीं है, मैं उनका कायम मकाम हूँ, मुझसे कहो। इंस्पेक्टर बोला, जनाब मुसम्मात अनीला बानो का बाप और एक भाई थाने में हैं। कहते हैं कि नेकबख्त ने अनीला बानो को अगवा करके कहीं कैद किया है या फिर कत्ल कर दिया है। मुशीर ने कहा, अनीला बानो ने 4 दिन पहले मुलाजमत से इस्तीफा दिया था, उसके बाद फिर कभी वो इधर नहीं आई। हमने उसके बाप और भाई का एतमाद हासिल करने के लिए उसके इस्तीफे की फोटो स्टेट कॉपी उन्हें दी थी। क्या उन्होंने वो कॉपी आपको दिखाई है? इंस्पेक्टर बोला, नहीं, मैं अभी उनसे वो कॉपी तलब करता हूँ। मुशीर बोला, हम भी आपको उसकी एक कॉपी भेज रहे हैं, आप बातें बनाकर उन्हें टाल दें। उनसे कहें अनीला ने इस्तीफा दे दिया था, लिहाजा जनाब मिर्जा नेकबख्त उसकी गुमशुदगी के जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। फिर उनका शुमार मुल्क के VIP में होता है। आप किसी ठोस बुनियाद पर भी उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेंगे। उसने फोन बंद करके असिस्टेंट सेक्रेटरी को बुलाया, फिर हुक्म दिया, अनीला के इस्तीफे की एक फोटोस्टेट कॉपी गुलशन इकबाल थाने के इंचार्ज के पास भेज दो। सेक्रेटरी हुक्म की तामील के लिए चला गया। एक मुशीर ने कहा, हमारी तवक्को से ज्यादा चालाकी दिखा रही है, वो मुआहिदा लेकर अपने घर नहीं गई है। दूसरे मुशीर ने कहा, वो घर जाने की नादानी क्यों करेगी जबकि मिस्टर वो कहलाने वाले से उसकी जारी है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन इंचार्ज अब्दुस समद ने फोन पर कहा, जनाब मुसम्मात अनीला बानो के बाप और भाई चंद अखबार वालों के साथ आए थे। मैंने उसका इस्तीफा दिखाकर सहाफियों को समझाया है कि जनाब मिर्जा नेकबख्त साहब का कोई ताल्लुक अनीला बानो से नहीं है। एक गुमशुदा लड़की के अगवा का इल्जाम देना गोया सबूत के बगैर एक बड़ी शख्सियत पर कीचड़ उछालना है। मैंने सहाफियों को भी किसी तरह समझा कर रुखसत कर दिया है। मुशीर ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तीसरे दिन नेकबख्त ने मुशीरों से कहा,
انیلا بہت مکار ہے، وہ بظاہر کہیں روپوش رہ کر اس معاہدے کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھ سکتی ہے۔ لگتا ہے بہت زخمی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس کے زخم بھرنے اور کچھ کر گزرنے سے پہلے اس کے گھر کی تلاشی لینی چاہیے۔ اپنے فرنٹ مین کو چند غنڈوں کے ساتھ وہاں بھیجنا چاہیے۔ ایک فرنٹ مین چند غنڈوں کے ساتھ انیلا کے گھر میں جبرن گھس آیا۔ گھر میں انیلا کے ماں باپ اور بہن بھائی تھے، لیکن مسلح افراد کے سامنے بے بس ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایک کمرے اور ایک ایک سامان کی تلاشی لی۔ انیلا بانو کے کمرے سے اس کی 2 ڈائریاں اور کچھ خطوط ملے۔ فرنٹ مین نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ جس معاہدے کو تلاش کرنے آئے تھے وہ نہیں ملا، وہ سب ناکام لوٹ گئے۔ اس کے باپ اور بھائی نے دوسرے دن اخبارات کے ذریعے نیک بخت کو الزام دیا کہ اس کے غنڈوں نے زبردستی گھر میں گھس کر خواتین کی بے عزتی کی اور پورے گھر کی تلاشی لیتے رہے۔ پھر انیلا بانو کی ذاتی ڈائریاں اور خطوط لے کر چلے گئے۔ مرزا نیک بخت کو ایسے الزامات کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پھر خفیہ ہاتھ کا آشیرواد مل گیا تھا۔ اس نے نیک بخت کی اس دانائی کو پسند کیا تھا کہ اس نے کاشف اکبر کی طرح معاہدے کی چوری ہونے والی بات نہیں چھپائی تھی۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ ریڈیو، ٹی وی اور پریس وغیرہ جیسے میڈیاز تک اس معاہدے کو پہنچنے دے گا، لیکن اسے نشر اور اشاعت کے مرحلوں تک پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ ایسے مراحل ہوں گے کہ اس معاہدے کو پہنچانے والی انیلا بانو اور مسٹر وہ نظروں میں آ جائیں گے یا ان سے سمجھوتے کے لیے رابطہ ہو سکے گا۔ اسی وقت خفیہ ہاتھ نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ 24 گھنٹوں کے اندر اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور واقعی دوسرے دن اخبارات سے پتہ چلا اسمبلی توڑ دی گئی ہے اور ایک عبوری حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ 3 ماہ کے اندر نئے انتخابات ہوں گے اور انتخاب میں کامیاب ہونے والا سیاستدان نئی حکومت بنائے گا۔ اس ملک میں سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے درمیان ایک خفیہ سمجھوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ اگر ان میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو تو سیاسی بازیگری دکھا کر اسے نقصان اور محاسبے سے بچائیں گے، اور انہوں نے یہی کیا۔ کاشف اکبر کے سلسلے میں بیان دیا کہ عبوری حکومت اس کا محاسبہ نہیں کرے گی، یہ کام آنے والی حکومت کا ہے۔ گویا 3 ماہ تک کاشف اکبر کو بچ نکلنے کا موقع دے دیا گیا۔ کیپٹن امیر حمزہ کو مایوسی ہوئی تھی۔ وہ سیاسی ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس کے باوجود اس نے کاشف اکبر کو وطن کی زمین فروخت کرنے کی سزا خود نہیں دی تھی۔ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کیٹی بندر کے معاہدے کو اوپر والوں تک اور عوام تک پہنچایا تھا۔ اس کے بچ نکلنے کا راستہ نہیں تھا، لیکن وہ کیسے بچ گیا، یہ چال بازی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر امیر حمزہ نے تھر والے کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجرموں کو اپنے شکنجے میں کسنے کے بعد پھر قانون کی بالادستی کے لیے انہیں مہلت دی کہ وہ خود کو مجرموں کی حیثیت سے عدالت میں پیش کریں۔ اس سلسلے میں انسپیکٹر اور راہو نے اسے دھوکہ دے کر بچ نکلنے کی کوشش کی۔ امیر حمزہ کو مجبوراً قانون ہاتھ میں لے کر انہیں ہلاک کرنا پڑا۔ اب تھر کا ڈی سی رہ گیا تھا۔ اس کے جرائم کا فیصلہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہونے والا تھا۔ ڈی سی نے صوبائی حکومت کو ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ مسٹر وہ کہلانے والا دراصل ایک بڑا اہم شخص ہے۔ اس کا نام امیر حمزہ ہے۔ وہ پہلے کبھی انٹیلیجنس میں کیپٹن کے عہدے پر تھا، اب اس ادارے سے منسلک کیوں نہیں ہے یہ اس کے ریکارڈ سے معلوم ہو سکے گا۔ فی الحال یہ مسئلہ ہے کہ وہ 3 معصوم بچیوں کی ہلاکت کا انتقام لے رہا ہے۔ اس نے انسپیکٹر فخر الدین اور دلال راہو کو قتل کر دیا ہے، اور ڈی سی رکن الدین کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے جرائم کا اعمال نامہ خود لکھ کر 48 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش ہو جائے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس کی جوان بیٹی سائرہ تبسم کو اغوا کر کے لے جائے گا۔ رکن الدین نے رپورٹ میں لکھا تھا، وہ بہت خطرناک ہے، زبان کا دھنی ہے، جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ پولیس فورس وغیرہ کے حوالے سے ضلع کی انتظامیہ بہت کمزور ہے، یہاں کوئی مجھے اس سے بچا نہیں سکے گا۔ شاید وہ مجھے قتل نہ کرے مگر میری جوان بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا، ہم اسلام آباد کے حکام سے رابطہ کریں گے اور کیپٹن امیر حمزہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ تمہیں فوری طور پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تم سکھر جا کر ڈی سی کے عہدے کا چارج لو۔ وہاں گھر سے دفتر تک تمہاری سیکیورٹی کا اتنا سخت انتظام رہے گا کہ امیر حمزہ کبھی تمہاری بیٹی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ڈی سی بولا، بیٹی تو پہلے ہی سکھر میں ہے، وہ ایک کالج میں پڑھتی ہے، پلیز میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کر دیں۔ کہا گیا، انتظام ہو جائے گا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیٹی بندر اور تھر کے علاقے ویران ہیں، وہاں کی پولیس اور انتظامیہ کمزور ہے، لیکن سکھر میں امیر حمزہ کی شامت آ جائے گی۔ انٹیلیجنس کے ریکارڈ میں اس کی تصویر ہوگی تو وہ تصویر سکھر میں پہنچا دی جائے گی۔ سیکیورٹی گارڈز کو حکم دیا جائے گا کہ اسے زخمی کر کے گرفتار کر لیا جائے۔ صوبائی حکومت کی رپورٹ پر انٹیلیجنس میں امیر حمزہ کا ریکارڈ نکالا گیا۔ اس ریکارڈ میں ایسی اہم اور خفیہ باتیں تھیں جنہیں منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اسے ایک جانباز محب وطن تسلیم کیا گیا تھا۔ اس نے دشمن ممالک میں ایک سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت سے
बहुत से कारनामे अंजाम दिए थे। अंदरून मुल्क एक बरसरे इख्तिदार करप्ट सियासतदान के खिलाफ अदालती कार्रवाई करवाना चाहता था। उस दौर की हुकूमत ने उसे मुलाजिमत से बरतरफ करना चाहा मगर न कर सकी। जिसके रिकॉर्ड में सितारे ही सितारे चमकते हों उसे मुलाजिमत से अलग नहीं किया जा सकता था। उस करप्ट सियासतदान को बचाने के लिए खुफिया एजेंसियां अमीर हमजा के पीछे पड़ गईं। उन दिनों अफगानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। उन चोर रास्तों को बंद करवाने के लिए अमीर हमजा अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान पहुंचा। वहां मुख्तलिफ गिरोह पूरे मुल्क पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे को हलाक कर रहे थे और खाना जंगी के जरिए अपने ही मुल्क को खंडर बना रहे थे। खुफिया हाथ ने एक खतरनाक गिरोह से अमीर हमजा की हलाकत का सौदा किया। एक खती रकम दे वादा किया कि अमीर हमजा की हलाकत के बाद उन्हें जदीद असलहा और मजीद दौलत दी जाएगी। ये एक तवील दास्तान है कि किस तरह पाकिस्तान दुश्मन अफगानी अमीर हमजा के खून के प्यासे हो गए और उसने किस तरह अपनी हाजिर दिमागी और हिकमत अमली से अपनी जान बचाई। मुख्तसर ये कि अमीर हमजा अचानक गायब हो गया। दर्जनों कत्ल होते रहे। जब वो कई दिनों तक नजर न आया तो उस गिरोह के लीडर ने खुफिया हाथ के नुमाइंदे को फख्र से कहा कि उन्होंने अमीर हमजा को गोलियों से छलनी करके पहाड़ की बुलंदी से इतनी गहरी खाई में गिराया है जहां कोई जा नहीं सकता और उसमें गिरने वाला कभी वापस नहीं आ सकता। हकीकतन उस गिरोह का लीडर यकीन से नहीं कह सकता था कि अमीर हमजा मुखालिफ गिरोह की गोली का निशाना बन गया है या वहां से फरार हो गया है। लेकिन उस गिरोह को जदीद असलहे और भारी रकम की जरूरत थी। इसलिए लीडर ने खुफिया हाथ के नुमाइंदे को अमीर हमजा की मौत की झूठी खबर दी और जबानी मुआहिदे के मुताबिक बहुत ज्यादा तादाद में असलहा और मजीद खतीर रकम हासिल कर ली। कैप्टन अमीर हमजा के रिकॉर्ड में ये बातें नहीं लिखी हुई थी क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम था कि अफगानिस्तान में उसके साथ क्या गुजरी। उसके बाद ये राय कायम की गई कि वो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान होने वाली जंग की लपेट में आ गया है। उसने खुद को रूपोश रखा, खुद को मुर्दा जाहिर करता रहा। अगर वो इंटेलिजेंस के शोबे में वापस जाता तो उसे खुशामदीद कहा जाता और उसकी बड़ी पजीराई होती। लेकिन खुफिया हाथ और खुफिया एजेंसी वाले हमेशा मौत की तरह उसका पीछा करते रहते। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कितने ही सियासतदानों को कत्ल किया गया है, उनके कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। अमीर हमजा भी मारा जाता तो उसके पिछले कारनामों की तारीफें की जाती, लेकिन उसके कातिल का गिरबान कभी न पकड़ा जाता। लिहाजा उसने फैसला किया कि गुमनाम रहकर जालिमों और कातिलों को उनके बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा, फिर अपना नाम जाहिर करने के बाद भी रूपोश रहा करेगा। सियासत की दुनिया में कदम कदम पर कातिल एजेंसियां और दहशतगर्द हैं। उनसे आंख मचोली खेलते हुए जंग जारी रखने के लिए रूपोश रहना जरूरी था। इसलिए उसने पहले पुरस्कार मिस्टर वो की हैसियत से एक बड़े सियासतदान को अदालत तक पहुंचाने की कोशिश की। उसे नाकामी हुई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि 3 माह बाद नई हुकूमत के दौरान भी उसका ईमानदारी से मुहासबा न हुआ तो वो काशिफ अकबर को उसी अंजाम तक पहुंचाएगा जहां इंस्पेक्टर फखरुद्दीन और राहू पहुंच चुके थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।